नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हम आपको मेटल मार्केट की वो तमाम बारीकियां बता रहे हैं जो आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है। दुनिया भर में मेटल का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। उसके डायनेमिक्स क्या हैं, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एक बेहद ख़ास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त एक बेहद खास मेहमान आर काबेल के एमडी श्री गोपाल काबरा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में। और हम बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का ये कॉन्क्लेव है, इसमें हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि 2025 का साल ओवरऑल मेटल इंडस्ट्री के लिहाज से आपको कैसा दिख रहा है? ओवरऑल जैसे हम सभी जानते हैं कि देश की इकोनॉमी जो बढ़िया चल रही है तो उस हिसाब से ग्रोथ तो है ही है, और हमारा मेटल से ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल का हो जाता है। हम लोग केबल बनाते हैं, वाइंडिंग वायर बनाते हैं, कॉपर ट्यूब बनाते हैं, बस बार बनाते हैं। हम लोग इंडिया के लार्जेस्ट कॉपर यूज़र है। तो ओवरऑल मार्केट जो है 10 से 15% जो है ग्रो हो रहा है, और उतना डिमांड रहेगा क्योंकि जो नए नए एवेन्यूज़ आ रहे हैं, जैसे सोलार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विंड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो जो पावर ट्रांजिशन जो जिसको बोलते हैं पूरा का पूरा जो हो रहा है, उस हिसाब से डिमांड आने वाले, अभी ये साल तो ठीक है, लेकिन आने वाले 10-15 साल तक डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। आप ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? इंडिया मैं इंडिया ग्लोबल दोनों बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हाँ। जो एनर्जी ट्रांजिशन, जो फॉसिल फ्यूल से जो ग्रीन की जर्नी है, ये जर्नी अभी और 15 साल और चलेगी, जिसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। मोमेंटम अभी आ रहा है, जैसे पूरा वर्ल्ड जो है ग्रीन में जा रहा है। जैसे आप देखेंगे कि मोरक्को में पावर बनेगा, ग्रीन पावर, उन्होंने यूके को सप्लाई कर रहे हैं 3000 मेगावाट। ओके। इस प्रकार से लाओस से पावर जाएगा सिंगापुर। इंडिया भी बात कर रहा है, अंडमान निकोबार में हम सोलर पावर करेंगे, पावर सप्लाई करेंगे सिंगापुर। तो ये दुनिया में जो पावर का ट्रेड बहुत बड़ा हो जाता है। जो एक गणित है कि सूर्य जो है 24 घंटा विश्व दुनिया में कहीं ना कहीं होता है, तो कहीं भी हम पावर बना के कहीं भी दे सकते हैं। इस प्रकार का जो काम चल रहा है। और दूसरा, हर देश कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के हिसाब से जो थर्मल के बदले वो ग्रीन पे जो जा रहा है, तो ये पूरी जर्नी है। और तो ये जर्नी को जो समय लगेगा, इसके अलावा जो मेजर कंजम्पशन एक जो पावर का जो डेटा सेंटर में जो हो रहा है, डेटा सेंटर विल कंज्यूम विदाउट एआई ऑलमोस्ट 6% ऑफ ग्लोबल पावर। और एआई जब फुल फ्लेज हो जाएगा तो ऑलमोस्ट ये 10 से 12% जो पावर कंजम्पशन है वो खाली डेटा सेंटर में जाएगा। तो एक नया मार्केट आपके लिए क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि पावर जनरेशन का मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, पावर ट्रेड ग्लोबली काफ़ी बढ़ रहा है। तो आप जरा बताइए कि पूरे पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे आपने कॉपर की बात की, तो पावर जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपर का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना यूजेज है? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। हाँ, जैसे एवरेज सर, एक ओवरऑल मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो दे प्रेफर कॉपर। इंडिया में हम देखेंगे तो हम लोग एल्यूमिनियम, क्योंकि कॉस्ट का है। अच्छा। तो जिस कंट्री के पास जो बहुत पैसा है और जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, दे मूव इनटू कॉपर। जो एक अपना थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल के हिसाब से देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम है। ओके। तो ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट है, ये कोई इसका फिक्स फार्मूला नहीं है कि वेदर यू टू यूज़ कॉपर और एल्यूमिनियम। तो उस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम केबल से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है, क्योंकि एक तो एल्यूमिनियम का डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो एक समझिए कि जो 1 किलो में जितना किलोमीटर होता है, उतना एल्यूमिनियम से 2.2 टाइम्स लंबा हो जाता है। तो उसके साइज बढ़ा दी जाती है। जैसे समझो आपको 185 यूज़ करना है तो उसके बजाय आपने 240 यूज़ कर लिया। इससे टेक्निकल कैलकुलेशन है पूरा। तो इसका ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है? मतलब ये जानना चाह रहा हूँ, ग्लोबली किसके यूजेज ज़्यादा है, कॉपर के या एल्युमिनियम के? नहीं, जैसे मैं कंट्री टू कंट्री, जैसे यूरोप और अमेरिका में आपको, यूरोप और मिडिल ईस्ट में आपको कॉपर का दिखाई देगा, इंडिया में और अपना अमेरिका में एल्यूमिनियम का दिखाई देगा। तो मेनली ये दो ही का जो मेटल है, कॉपर एल्युमिनियम, इसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पावर जनरेशन की वजह से कॉपर एल्युमिनियम का फ्यूचर तो ब्राइट है ही। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पे। जैसे आपने कॉपर की बात की कि भाई अच्छा मार्केट, आप कॉपर के बिजनेस में भी हैं। जो कैथोड कॉपर है, जिसमें BIS हॉलमार्किंग, BIS जो है मैंडेटरी किया गया है, इससे मार्केट का सेंटिमेंट किस तरह से बदला है और इसका क्या इम्पैक्ट आप ग्राउंड पर देख रहे हैं, आप अपने धंधे पर देख रहे हैं? देखिए, BIS तो होना बहुत ज़रूरी है। BIS को होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो क्वालिटी कंट्रोल हो, और सरकार चाहती है कि उसका इम्पोर्ट धीरे धीरे कम हो, क्योंकि इंडिया में बढ़े। चूँकि इंडिया में सप्लाई अभी इतनी ही है, सप्लाई होगी, क्योंकि जो 3 मेजर प्लेयर हो जाएंगे। अभी पहले तो 2 थे, लेकिन वेदांता का जो टूटिकोरिन प्लांट बंद होने से सिर्फ बिरला ही मेन प्लेयर रह गया था। और अभी मार्केट में से चलता है कि JSW, जैसे हिंदुस्तान कॉपर की माइंस ले ली तो आगे पीछे JSW आएगा। अडानी का एक प्लांट आ रहा है, पर अडानी के प्लांट आने में थोड़ा समय है। तो BIS
बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। तो उसके कारण से जो फॉरेन में भी जो कंपनियां हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में है या जापान में है, कोरिया में, तो एक बार BIS लेंगे तो उसका एक एडवांटेज क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है। ओके। और फ्यूचर में धीरे धीरे इंपोर्ट कम हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इम्पोर्ट कम हो जाएगा। अभी हम करीब, मुझे जहाँ तक मतलब आप फिगर करेक्ट करें कि जो हम कॉपर ट्यूब है उसका करीब करीब 1 लाख टन के आसपास इंपोर्ट करते हैं, राइट? कॉपर ट्यूब का इंपोर्ट इसलिए ज़्यादा था कि हाँ। पहले जो FTA साइन हुआ था, जो 2014 या उसके पहले, मुझे ध्यान नहीं है, उसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से ड्यूटी फ्री हो गया था। तो वियतनाम से और कोरिया से काफ़ी कॉपर ट्यूब इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। तो आप देखेंगे तो अभी काफ़ी एक्सपेंशन आ रहा है। हमारा भी जो कॉपर ट्यूब का हमारा जो 300 टन प्रोडक्शन था, अभी हमारा मार्च तक लगभग 4000 टन महीने का हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे मेरे को लगता है कि कॉपर ट्यूब इम्पोर्ट जो है वो 2-1 साल में ऑलमोस्ट नहीं कवर हो जाएगा। तो कॉपर, चूंकि ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि BIS मैंडेटरी होने से कॉपर ट्यूब का इंपोर्ट भी घटेगा, क्योंकि वो हॉलमार्क नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, चाइना से बहुत इंपोर्ट हो रहा था। अगर वो इंपोर्ट कम होता है तो ये आपकी कंपनी के लिए अच्छा है या आप जैसी कंपनी के लिए अच्छा है? नहीं, अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। पहली बात तो सर कि देश के लिए अच्छा है। और चूंकि एयर कंडीशन मार्केट जो है पिछले साल सबसे हाईएस्ट अगर कोई ग्रो किया तो एयर कंडीशन मार्केट ग्रो किया। राइट। पहले एयर कंडीशन भी इंपोर्ट हो रहे थे, कंप्रेसर ड्यूटी के हिसाब से, कॉपर ट्यूब भी इंपोर्ट हो रहा था, यहाँ खाली असेंबलिंग हो रही थी। अब उसके बदले इंडिया अभी मैन्युफैक्चर्स डोमेस्टिक ज़्यादा हो गया है और कंप्रेसर की यूनिट भी काफ़ी 1-2-3 आ रही है। और इंडिया एयर कंडीशन को एक्सपोर्ट की प्लानिंग पर चल रहा है। अच्छा। तो इससे रिवर्स माइग्रेशन हो गया। जो इंडिया में एयर कंडीशन अपना इंपोर्ट जो होते थे, आप देखेंगे 2 साल में धीरे धीरे इंडिया से एक्सपोर्ट भी चला जाएगा। इसलिए जो PLI स्कीम आई है, PLI स्कीम के कारण से इसमें काफ़ी लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जब ये मैंडेटरी नहीं था BIS, राइट, तो उस वक्त तो क्वालिटी का कोई पैरामीटर नहीं था, तो बहुत सारे कॉपर मार्केट में चल रहे थे, ट्रेड हो रहा था। अब BIS आने के बाद फिल्ट्रेशन हो गया, तो आपको लगता है कि इससे कॉपर की ओवरऑल सप्लाई कुछ कम हो जाएगी? और अगर सप्लाई कम हो रही है तो उसका प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? जैसे आपने कहा कि एयर कंडीशन का हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या महंगा होगा एयर कंडीशन इस डिसीजन के बाद से? नहीं, महंगा नहीं होगा। मेन चीज़ आप समझिए कि बाद में आपका क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक स्केल बढ़ जाएगी। आज जैसे जो एयर कंडीशन समझो कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल, कि वो पहले 10,000 AC बनाती थी साल का, आज वो 1 लाख AC बनाएगी। अगर जैसे 10,000 से 1 लाख AC पहुंच जाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। नहीं, रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। रॉ मटेरियल इज ऑलवेज खाली एक जन के लिए नहीं बढ़ता है। तो रॉ मटेरियल सबके लिए बढ़ता है, और रॉ मटेरियल लोकल भी बढ़ेगा तो ग्लोबल भी बढ़ता है। तो उसका रॉ मटेरियल से इतना फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। मेनली क्या होता है कि इंडस्ट्री में अगर आपका कैपेसिटी फुल यूटिलाइज हो जाता है तो आपकी कॉस्ट उधर कम हो जाती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस पे पूरा फोकस करना पड़ता है। अच्छा, एक बात सर बताइए कि हम इंडिया चूंकि बहुत बड़ा कंज्यूमर है मेटल का, और चूंकि अभी आपने एयर कंडीशन का जिक्र किया, आने वाले अभी भी जो हमारा पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है अगर आप देखें एयर कंडीशन में। और चूंकि हम डेवलपिंग नेशन हैं तो धीरे धीरे ये पेनिट्रेशन और बढ़ेगा, मतलब यूजेस बढ़ेंगे। आपको लगता है कि इंडिया में माइनिंग की कैपेसिटी है या माइनिंग का पोटेंशियल है ताकि हम अपनी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम कर पाए? देखिए, माइनिंग का पोटेंशियल तो है, और माइनिंग अगर हम लेट भी करते हैं तो नुकसान भी नहीं है। एक बार इंपोर्ट कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आप देखिए, एक एडवांटेज भी है कि कमोडिटी के प्राइस कभी घट नहीं सकते हैं। एक बार टेम्प्रेरी कभी घट जाता है, बढ़ेगा। तो समझिए अगर माइनिंग हम आज करते हैं, समझिए आज भाव है $8,800 फॉर एग्जांपल कॉपर का, तो अगर हम 10 साल बाद भी अगर माइनिंग करते हैं तो उस टाइम $15,000 होगा। तो उल्टी का राजा, हम फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो माइनिंग तो इंडिया ओपन कर ही रहा है। अभी ये साल का गवर्नमेंट के टारगेट में भी है कि माइनिंग के ऊपर एक पॉलिसी, उम्मीद है कि नई पॉलिसी आएगी तो उसमें माइनिंग ओपन तो होगा। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं माइनिंग ओपन होगा। अब मैं आता हूं सर कि इस वक्त डिमांड सप्लाई का इक्वेशन क्या है, मतलब डिमांड कैसी है ओवरऑल मेटल की, और उसके अगेंस्ट में सप्लाई का सिचुएशन कैसा है? देखिए, सप्लाई पोजीशन तो इम्प्रूव हो रही है। आज सभी लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, चाहे केबल में हो, वायर एंड केबल में हो, चाहे वाइंडिंग वायर जो मोटर ट्रांसफॉर्मर लगता है उसमें भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कॉपर ट्यूब के एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो एक्सपेंशन तो पूरा इंडिया ही पूरा कैपेक्स ग्रोथ पे लगा हुआ है। तो सभी सेक्टर में कैपेक्स कैपेसिटी तो आ रही है। तो डिमांड सप्लाई हो सकता है कि 6 महीने के लिए कभी शॉर्ट हो जाता है। डिमांड भी कोई 12 महीने सेम भी रहती नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी बिजनेस इसमें से है वो सीजनल भी है। जब पंखे है तो सीजनल बिजनेस है, एयर कंडीशनर सीजनल बिजनेस है। तो एक साइकिल है, घूम जाएगा। लेकिन आगे चल के मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया मेटल में अभी भी मैं
चाहता हूँ कि भारत ने कम से कम जो वर्ल्ड में 24 मिलियन टन का साल का कॉपर का कंजम्पशन है वर्ल्ड का 24 मिलियन टन, ओके, और इंडिया शुड बी एटलीस्ट 15% ऑफ दैट, यानी 3.6 मिलियन टन जो है इंडिया में कैपेसिटी होनी चाहिए। अब जो कि अभी फिलहाल जो है 5 लाख टन बिरला बना हिंडाल्को करता है, उनका 3 लाख टन का एक एक्सपेंशन आ रहा है, और 2 लाख टन का उनका एक ग्रीन कॉपर का एक चल रहा है, तो 1 मिलियन टन हो जाएगा। तो अभी एक और शायद उनका एक्सपेंशन बात, और अडानी का एक 5 लाख टन का भी आ रहा है, 5 लाख टन का आएगा। तो अभी भी हम कम है, क्योंकि आप अगर आपको ग्लोबल इमेज बनानी है एज अ कंट्री, तो आपको वर्ल्ड का एक 15% साइज एक बिजनेस में हमको लाना पड़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी पावरफुल होगी। पीपल विल लुक टू इंडिया। सी आज लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल, पर सामने मेरे पास बैकअप अगर रॉ मटेरियल का नहीं है, तो एक्सपोर्ट तो फिनिश गुड्स का होना है, राइट, या फिनिश गुड्स के बाद उससे आगे से आगे जैसे आज फॉर एग्जांपल हम कॉपर से वाइंडिंग वायर बनाते हैं, वाइंडिंग वायर अपना एयर कंडीशन लगता है, फिर एयर कंडीशन एक्सपोर्ट होते हैं। तो इसमें हमारे पास इसका एडवांटेज होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ेगा, उतना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, राइट। तो और जब लोगों को लगता है, दुनिया में लगेगा कि भारत जो है 15% वर्ल्ड का कॉपर खुद स्मेल्टर अपना करता है, तो दे विल सी इंडिया एज अ पोटेंशियल सप्लायर फॉर कॉपर एंड कॉपर एलाइड प्रोडक्ट, राइट। ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा कि बहुत पोटेंशियल है, उसको ग्रैब करना चाहिए ग्लोबल मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए। अब जो अभी आप मेटल के ट्रेड में हैं, और चूँकि बहुत बड़ा कंजम्पशन का मार्केट हमारा है, तो इस ट्रेड में इस वक्त आपके सामने क्या चैलेंजेज आप फेस कर रहे हैं, जिसको आपको लगता हो कि इमीडिएट बेसिस पर एड्रेस किया जाना चाहिए? सी इमीडिएट बेसिस पे जो सबसे बड़ा चैलेंज चल रहा है कि अभी भी भारत एक क्वालिटी कॉन्शियस देश नहीं है, तो इसके कारण से हमारा मॉडल सस्टेनेबल होता नहीं है। अगर मैं खास करके क्योंकि मेरा मेजर फोकस जो है वायर एंड केबल पे है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इंडिया में जितने केबल बन रहे हैं उसमें 70% बिलो स्टैंडर्ड बन रहे हैं। BIS लिख के भी 70%। आपको यहाँ पर ऐसे अच्छी कंपनियों का माल आपको दिखा दूँ मैं, कि जो नॉन ISI BS स्टैंडर्ड, वो लिखते हैं BS स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड, नॉन ISI माल बाकायदा धड़ल्ले से बन रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहले तो क्या था कि लेकिन क्योंकि केबल पे अभी QCO भी आ रहा है, BIS स्टैंडर्ड भी है, उसके बावजूद भी लोगों की हिम्मत इतनी बड़ी हो गई कि इतना नॉन स्टैंडर्ड काम हो रहा है। अच्छा, तो ये हर फील्ड में हो रहा है। चाहे वाइंडिंग वायर में देखेंगे तो वाइंडिंग वायर में 70% माल जो बिकता है वो अच्छा बिकता है, 30% जो है स्क्रैप से बना के भी बनते हैं, लोग CCR से भी बना रहे हैं। तो बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन जब तक क्या है कि हमको एक बेसिकली कल्चरल शिफ्ट जिसको बोलते हैं भारत में, वो बहुत ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। सेफ्टी का इशू होता है और सारी है, तो ये बिल्कुल सेफ्टी का तो बड़ा इशू है कि भाई अगर आप बिलो स्टैंडर्ड बेच रहे हैं तो आप साफ लोगों की मतलब ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो आग का परसेंटेज भी जो है, आप देखिए कि एवरेज इंडिया में आज भी रोड एक्सीडेंट में सबसे अधिक लोग आग से मरते हैं। 55 लोग ऑलमोस्ट, कोई आंकड़े 72 बता रहे, कोई 55 बता रहे, लेकिन है साइजेबल है, वो आग से मरते हैं। तो दुनिया में कितने चेंजेस हो गए। जैसे आप इसमें वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो PVC के बदले लो स्मोक जीरो हैलोजन बहुत साल से है, वर्ल्ड में अवेलेबल है। और अभी तो इंडिया में हम तो सबसे पहली कंपनी थी जो 99 में एक चीज़ बनाई, और आज हम लोग 2004 में, हम लोग 24 में बड़ी क्वान्टिटी में बना रहे हैं। लेकिन फिर भी वो अवेयरनेस है, लेकिन अवेयरनेस इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आज आयरलैंड एक पहला देश है दुनिया में जिसने पूरा PVC, वायर नहीं, वायर तो बहुत सारी कंट्री ने कर दिया है कि वायर आप इतने फ्लोर के ऊपर है तो आप PVC यूज़ नहीं कर सकते हो, कमर्शियल है तो आप PVC यूज़ नहीं कर सकते हो, इट हैज़ टू बी लो स्मोक जीरो। पर आयरलैंड एक पहला देश है जिसने केबल पर भी बैन कर दिया है कि वो PVC नहीं लगेगा, इट हैज़ टू बी लो स्मोक जीरो हैलोजन। क्या होता है केबल पे, क्या नहीं लगेगा? लो स्मोक जीरो हैलोजन इंसुलेशन होगा एंड PVC नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि अगर जैसे हम यहाँ इस कमरे में बैठे हैं, या आपका जो घर है, या मेरी ऑफिस है, आपका स्टूडियो है, जो भी आपका ऑफिस है, तो सबसे डेंजरस आइटम होती है PVC। लोग आग से नहीं, धुएं से मरते हैं। वो जो PVC इतना जहरीला धुआं फैलाता है और आग को बढ़ाता है। तो दुनिया में हम कितने आगे चले गए। लंदन आप चले जाइए, UK में कोई भी अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है, कमर्शियल ऑफिस है, आप PVC वायर यूज़ ही नहीं करते। आज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो पहले हम समझिए 24 कंटेनर महीने का हम खाली बिल्डिंग वायर यानी घर का वायर एक्सपोर्ट करता हूँ, तो उसमें 22 कंटेनर हमारे लो स्मोक जीरो हैलोजन होते हैं, 2 कंटेनर PVC होता है, मुश्किल से। उल्टा है। और इंडिया में इतना सा होने के बावजूद भी हार्डली 1% भी ये सेल नहीं है। तो यानी क्वालिटी कॉन्शियसनेस पहली बात तो है नहीं,
सरकार की तरफ से भी कमी है, कंपनियों की भी कमी है। जो कंपनियां गड़बड़ कर रही है उनको भी इसको बंद करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पीवीसी यूजेज बंद होना चाहिए या कम होना चाहिए? पीवीसी यूजेज घर में नहीं होना चाहिए सर। घर में नहीं होना फर्स्ट फेज में वायर में नहीं होना चाहिए और केबल में फिर ग्रेजुअली बाद में देखना चाहिए। क्योंकि क्या था कि पहले जो कॉस्ट थी वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। जैसे 19 में हम चालू किए तब पीवीसी और इसमें 55% का भाव में फर्क था। वो कम होते होते 12-13% पे आ गया है। तो और पूरे वैसे भी आपके घर के अंदर या आपके ऑफिस के अंदर वायर की कॉस्ट क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। तो ये जो सारे कायदे जो है कड़क बनने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया मतलब आई ओपनर बात आपने कही है और इस पर निश्चित तौर पे बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि ये सेफ्टी का भी एक बड़ा इशू है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और आप डिकोड कर दें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जैसे BIS आ गया और उसमें ISI आया, राइट? BIS IS एक ही होता है, एक ही हो गया, ठीक है। तो मतलब ये तो रूल है ना कि भाई आप BIS मार्का ही बेचें, है ना? अगर आप BIS नहीं बेच रहे हैं मतलब इलीगल कर रहे हैं, है ना? तो इलीगल कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अच्छा, बड़ी मात्रा में हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक कंज्यूमर के तौर पे अगर मान लीजिए कोई, ठीक है, कोई रिटेल का काम उतना कम होता है, लेकिन अगर कोई कंज्यूमर ये चेक करना चाहे या कोई प्लेयर अगर ये चेक करना चाहे कि मैं जो माल खरीद रहा हूँ वो BIS है या नहीं है, वो कैसे क्रॉस चेक करें उसको? जी देखिए, ऐसा है कि ये ज़्यादा केबल में चल रहा है। तो केबल में आप एज ए लेमैन आप दो चीज़ तो चेक कर सकते हो कि साइज़, उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर सकते। कॉपर जो प्योर है कि कॉपर अपना कमर्शियल है, स्क्रैप का, ठीक है। साइज तो आप चेक कर सकते हैं। जो आर्मरिंग ऊपर होता है वो चेक कर सकते हैं। इंसुलेशन का थिकनेस चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट लेमैन जैसा अगर साइज तो आप चेक कर सकते हैं। हाँ, साइज क्या आप देखेंगे मार्केट में आपको मालूम पड़ जाएगा जो 100% इस पर BIS है, आप उसको उठा के देखिए, उसका वजन देखिए और जो BIS लिख के दिया है या BS स्टैंडर्ड लिख के दिया है। BS स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जो कॉपर की आर्मरिंग होती है, सॉरी केबल के ऊपर आर्मरिंग होती है, गैल्वेनाइज्ड वायर होता है, तो BIS के हिसाब से इट शुड बी 1.4 mm और ये होता है 0.9 mm। तो आपका क्या होता है कि OD भी कम हो जाता है और इतना माल भी कम लगता है। तो 8-9% उसकी मतलब जो BIS मार्का होता है उसका वजन ज़्यादा होता है। BIS मार्का जो ओरिजिनल और ओरिजिनल तो वजन ज़्यादा होगा। और जो डुप्लीकेट होगा वजन कम होगा। डुप्लीकेट नहीं है ना, कंपनी वाले कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं मतलब डुप्लीकेट ही ना। BIS के नाम पे बेचना डुप्लीकेट है ना। हम तो दो टूक बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक तो ये पैरामीटर मतलब लेमैन वाला। दूसरा क्या बताया आपने? ठीक, जैसे वायर जो होता है, अगर समझो जो PVC के बदले जो लो स्मोक जिलोन होता है, तो आप लाइटर से जला के देखिए, अगर आपका धुआं निकलता है तो आपको नहीं यूज करना चाहिए। इसके सॉरी, केबल को लाइटर से जला के देखें, अगर धुआं निकला तो यूज नहीं करना चाहिए। वायर तो PVC हो गया, अगर धुआं निकलता PVC हो गया। अच्छा। और लो स्मोक जिलोन होगा तो उसको आप जलाएंगे तो धुआं नहीं होगा और आपको बढ़ाएगा नहीं। और धुआं होता है 4%। जैसे PVC में स्मोक परसेंटेज 100 है, इसमें 4% है, लेकिन 4% है वो भी ट्रांसपेरेंट है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है। धुएं के साथ क्या होता है कि जब होता है तो लोग जो आग से मरते हैं, चाहे कमला मिल के अपना रेस्टोरेंट में हुआ, कि उपहार सिनेमा में हुआ, कि आमरी हॉस्पिटल कलकत्ता में हुआ, कि अपना सूरत की कोचिंग क्लास में हुआ, लोग आग के साथ धुएं के कारण से दो चीज़ होती है। एक तो आपको जैसे इधर हो जाता है तो हमको दिखेगा नहीं दरवाजा कहाँ पे, एक। दूसरा जो PVC की जो बास होती है, बदबू होती है, गंदी इतनी होती है कि आपको उसको ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होती है। तो यू डाई बिकॉज ऑफ यू आर अनएबल टू टेक द ब्रीथ और आपको विजिबिलिटी नहीं होती है वो कहाँ से निकलना बाहर। अब जैसे ये रूम है, अब ये देखिए एग्जिट का खाली बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आइडियली एग्जिट की लाइट होनी चाहिए, ताकि वो अगर आग लगती है तो लाल लाइट मेरे को दिखेगी ना। अगर यहाँ धुआं हो गया तो इतनी बड़ी हम लोग 5 स्टार होटल में हैं, इसका भी सेफ्टी स्टैंड देखिए कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई। मतलब सिंपल बात ये है लेमैन के लिए कि अगर आपने लाइटर जलाई और अगर धुआं ज़्यादा हुआ तो आप समझ जाओ कि PVC है, धुआं बहुत कम हुआ तो समझ जाओ लो स्मोक जीरो हैलोजन। हाँ, ये दो। अच्छा, ये बताइए सर कि जो PVC जैसे आपने कहा कि बहुत हार्मफुल है, तो इसके यूजेज पे कोई रेगुलेशन नहीं है क्या कि ये कम होना चाहिए? अभी किया, अभी गवर्नमेंट ने किया है कि जो हॉस्पिटल बनेगी या कुछ में उसमें ये लो स्मोक जीरो कंपल्सरी किया है। लेकिन उसका फॉलोअप बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी जो जितनी हॉस्पिटल बन रही है, बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल कंपनियां काफ़ी कमा भी रही है, मार्केट के भी उनका बहुत चल रहा है, पर वो है नहीं। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या बिहाइंड द वॉल चला जाता है। फोकस आपका क्या होता है कि जो आउट ऑफ द वॉल होता है उस पर फोकस है, तो बिहाइंड द वॉल जो है वो सेफ्टी का विषय बहुत तकलीफ लगा। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत डिटेल में आपने बताया और बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात है और ये आई ओपनर भी है। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को ग्रैब करने के लिए, आपकी इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, और जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात बार बार PM भी कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कदम 2-3 आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए आपकी इंडस्ट्री के? ऐसा है, इंडस्ट्रीज में लोगों ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए और सरकार ने भी
जो एक्सपांशन होता है उसके ग्रोथ के लिए करना चाहिए, और सेफ्टी के लिए या क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए कड़क से कड़क कायदे करने चाहिए, ताकि ये एक कल्चरल शिफ्ट में बोलता हूँ हमेशा। अगर मैं आपको बताता हूँ कि चूंकि मैं 195 कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग वी आर द लार्जेस्ट वायर एंड केबल एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, 95 खुद के नाम से करते हैं। और यूरोप में अगर आप देखते हैं, आप देखिए कि यूरोपियन कोई प्रोडक्ट हो, आपको बिल्कुल डिफरेंस फर्क पड़ जाएगा। वही चीज़ अगर आप अमेरिका में लेते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा क्वालिटी इतनी नहीं, पर यूरोप वी शुड फॉलो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड वो यूरोपियन के हिसाब से करना चाहिए। और मेरा मानना है कि जो कंपनियां यूरोप में अगर अपना काम कर सकती है, इसका मतलब वो क्वालिटी सही है। अच्छा। उसके अलावा दुनिया में आप कहीं भी काम करते हैं, वो यूरोप में नंबर 1 है क्वालिटी स्टैंडर्ड, बेंचमार्क आपका यूरोप ही होता है, यूरोप होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों ने, और लॉन्ग टर्म में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं इतना बोल सकता हूँ कि भविष्य बहुत उज्जवल है डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में। ओके, बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत ही डिटेल में आपने सारी बातें बताई कि इस इंडस्ट्री में क्या कुछ दिक्कतें हैं, इंटरनल बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई, क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये आपने बहुत विस्तार से समझाया। तो RR केबल के MD साहब, इन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया कि मेटल इंडस्ट्री इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, इस इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए क्या कुछ होना चाहिए, और जो इंटरनल बातें हैं, जो ग्राउंड पे काम चल रहा है, उसमें क्या कुछ बड़े बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।